हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आदर्श एजुकेशनल टॉनिक में, जहां पर आपकी केमिस्ट्री से रिलेटेड क्लास 10th 11th 12th इन सभी की केमिस्ट्री की वीडियो को प्रोवाइड किया जाता है। तो आज हम जिस क्लास के बारे में आपसे डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारी क्लास 11th, जहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, मतलब रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। जहाँ पर हमने सबसे पहले अपनी क्लास में जो चीज़ें डिस्कस की थी वो हमारा था मैटर से रिलेटेड, तो हमने मैटर के बारे में पढ़ा था। सेकंड क्लास में हमने डिस्कस की थी आपसे मोल अवधारणा के बारे में, मतलब मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। आज उसी पोर्शन को आगे लेकर के चलते हैं। तो जिस चीज़ के बारे में आज पढ़ेंगे आप, वो होगा हमारा रस समीकरण मिति। देखिए, जो आपकी रस समीकरण मिति होती है, इसका इंग्लिश वर्ड जो आपका होता है उसे कहा जाता है स्टोइकियोमेट्री। क्या कहोगे आप? स्टोइकियोमेट्री। बहुत सी जगह पर इसको स्टोइकियोमेट्री भी कहा जाता है। अब आखिर ये चीज़ है क्या? तो देखो, आपने क्लास 10th के अपने चैप्टर नंबर 1 में, मतलब केमिस्ट्री के पोर्शन में आपने पढ़ा होगा केमिकल इक्वेशंस के बारे में और केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो आपको पता है कि वहाँ एक पोर्शन आता है आपका कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो किसी भी केमिकल इक्वेशंस को आप बैलेंस कैसे करते हो, मतलब जो आपके सामने रासायनिक समीकरण लिखा रहेगा आप उसको किस तरह से संतुलित करोगे, किस तरह से बराबर करोगे। तो उसी रिएक्शन को बराबर करने में जो भी चीज़ें हमारी यूज्ड आएंगी, तो वहाँ पर आपको किस तरह से मोल निकाल सकते हो, किस तरह से आप वहाँ पर उपस्थित एवोगाद्रो संख्या का यूज करके उसके अणु या परमाणुओं की संख्या निकाल सकते हो, या कितने ग्राम में कितने ग्राम की हमको नीड होती है, आवश्यकता होती है, उसके बारे में आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। तो रस समीकरण मिति का मतलब यही होता है कि जो भी समीकरण आपको दिया हो, रासायनिक समीकरण, उस रासायनिक समीकरण का पूर्ण रूप से आप पोस्टमार्टम कर दो। क्या कर दो? पोस्टमार्टम कर दो। मतलब उसको आपको पूरे तरीके से चीर फाड़ कर देनी है। जो रिएक्शन आपके सामने दी हो उसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह से है, वो आप किस तरह से उसमें कितनी कितनी वैल्यू ले करके उसको एडजस्ट कर सकते हो, तो आपका रस समीकरण मिति क्या होगा, वो बन जाएगा। यहाँ से डिफिनेशन से कोई भी लेना देना नहीं है। मेन आपका जो क्वेश्चंस आता है वही आपको एग्जाम्पल्स के साथ हम ले करके बताते चलेंगे और आज का टॉपिक आपके सामने हम क्लियर करेंगे। तो आइए, सबसे पहली चीज़, अगर हमको कोई भी एक केमिकल इक्वेशन दी हो, फॉर एग्जाम्पल बेटा, कि अगर आपके सामने हम ले रहे हैं, जैसे हमने कहा कि हमको वाटर बनाना है, मतलब हमको जल का निर्माण करना है। किसका निर्माण करना है बेटा? जल का निर्माण करना है। तो जल का निर्माण होता कैसे है आपको पता है। जब कभी हाइड्रोजन गैस आपकी मिलती है ऑक्सीजन गैस से, हाइड्रोजन गैस मिलेगी ऑक्सीजन गैस से, तो यहाँ पर होती है रिवर्सिबल रिएक्शन। आपको अभी हम क्लियर कर रहे हैं सब चीज़ें। तब हमारा बनता है क्या बच्चा? पानी। मतलब जब कभी गैसियस मॉलिक्यूल हम लोग लेते हैं, गैस का अणु हम लोग लेते हैं, तो वो हमेशा कैसा होता है आपका? एक नहीं रहेगा। जैसे हाइड्रोजन अकेला नहीं लिखा जाएगा, ऑक्सीजन अकेला नहीं लिखा जाएगा। जितनी भी गैसें होती हैं वो सारी की सारी अणु के रूप में पाई जाती है। तो अणु का मतलब क्या होता है? जो दो या दो से अधिक परमाणुओं से आपका मिलकर के बने। ठीक, तो H2 लोगे, O2 लोगे और H2O बनेगा। अब यहाँ पहली शर्त क्या है आपके सामने, देखो ये रिएक्शन हमारी कैसी है, आगे की दिशा में भी चलेगी और पीछे की दिशा में भी चलेगी। मतलब ये अभिक्रिया हमारी कौन सी हो गई बच्चा? उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक, तो जो आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, अब इससे आप ये भी बना सकते हो, फिर इसी को आप तोड़ दो, विखंडित कर दो, तो फिर से आपको यही मिल जाएगा। मतलब अभिक्रिया अग्र दिशा में भी चलेगी और पश्च दिशा में भी चलेगी। अब यहाँ पर होगा क्या? सबसे पहला काम आपको रस समीकरण मिति निकालने के लिए करना होगा क्या? कि इस रिएक्शन को बैलेंस तो पक्का करना है। मतलब रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, रिएक्शन आपकी संतुलित होनी चाहिए। तो कैसे करोगे? हाइड्रोजन 2 है,
यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। अभी आपका अभिकारक होता है, ये क्या होता है बेटा, उत्पाद। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है। मतलब जितनी संख्या आपकी यहाँ होनी चाहिए वही सेम संख्याएं यहाँ भी होनी चाहिए उस अणु या परमाणु की। ठीक, जितनी संख्याएं आपकी अभिकारक में होनी चाहिए अणु या परमाणु की, वही सेम संख्या आपके उत्पाद में भी होनी चाहिए अणु या परमाणु की। ये किसने कहा था? तो ये आपका द्रव्य की विनाशिता का नियम जिसे प्रपोज किया गया था, आपने पढ़ा होगा अपने क्लास 10th में ही, चैप्टर नंबर 1 में, कि यहाँ पर कहा गया था कि किसी द्रव्य में जो भी आपका अणु या परमाणु होगा या जो उसका भार वगैरह होगा, उसे आप न कभी उत्पन्न कर सकते हो ना ही कभी उसको नष्ट कर सकते हो। तो इसका द्रव्यमान ना उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो दोनों तरफ क्या होगा, बराबर। अब यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ भी हमको कितना करना पड़ेगा, इस तरफ 2 ऑक्सीजन। देखो तो इसके आगे आप क्या करोगे, आगे गुणा कर देते हैं यहाँ पर, तो किसने से करोगे, 2 से। जैसे ही आपने 2 से गुणा किया, ये 2 2 कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 2। अब ये तो 4 हो गया लेकिन है कितना यहाँ 2, तो इसको भी बराबर करोगे तो यहाँ भी क्या लगाओगे आप 2। तो 2 2 4, 2 2 4, यहाँ 2 यहाँ भी 2, तो रिएक्शन हमारी क्या हो गई, बैलेंस। अब इसको रस समीकरण मिति में निकालना कैसे है, दिखाना कैसे है, शो कैसे करना है, तो देखो पहली चीज तो कर सकते हो, जो कोफिशिएंट यहाँ आगे की तरफ पाया जाता है उसे आप इक्विवेलेंट मान सकते हो मोल के। तो हमने क्या कहा कि हमारे पास 2 मोल क्या है बच्चा, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर आगे कोफिशिएंट में कुछ नहीं है तो आप इसको जहाँ कुछ ना हो 1 मान सकते हो। तो मतलब आपके पास क्या है, 1 मोल ऑक्सीजन गैस बन कितना रहा है, 2 मोल वाटर, मतलब 2 मोल जल की प्राप्ति हो रही है। जब 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन मिलते हैं तब 2 मोल जल क्या होता है, बनता है। तो ऐसे आपको शो करना रहेगा, यही है रस समीकरण मिति। अब इसी को हम अगर आपसे ग्राम में कह दें तो ग्राम में कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का वेट कितना होता है 1, तो यहाँ 4 हाइड्रोजन है, 2 2 4, तो कितना हो जाएगा ये 4 ग्राम। इसको देखा जाए तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसको कितना मान सकते हो आप, 16 होता है, 1 ऑक्सीजन का 2 है तो 16 दूना 32 ग्राम। यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 2 4 और 16 दूना 32 आपका, मतलब टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखो तो आपको मिल रहा है 36 ग्राम जल, 32 इसका 4 इसका, तो टोटल कितना 36 ग्राम। अब देखो द्रव्य की अविनाशिता का नियम क्या कहता है कि 4 और आपका 32, 36, इधर भी कितना आया 36, मतलब दोनों तरफ की इक्वेशन का जो द्रव्यमान आएगा वो कितना आएगा बेटा, आपका बराबर आएगा। और यहीं से आपको रस समीकरण मिति क्या करनी है, निकालनी है। अब देखो हमने आपको कहा था कि किसी भी रिएक्शन में चाहे जो पदार्थ आपको दिया गया हो तो उसका अगर 1 मोल दिया है तो वो हमेशा होता है किसके बराबर, अवोगाद्रो संख्या के बराबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10 की घात 23, कितना 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23, कितना कहा हमने, एवोगाद्रो संख्या की वैल्यू। अब यहाँ 2 मोल है तो 1 मोल की वैल्यू होते हैं एवोगाद्रो के बराबर, तो आप क्या कह सकते हो 2 की वैल्यू भी हो जाएगी एवोगाद्रो के बराबर। और एवोगाद्रो हम कैसे शो करते हैं, Na से। यहाँ पर 1 मोल है तो ये आपका सीधा एवोगाद्रो के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 मोल है तो ये भी क्या हो जाएगा 2 इंटू एवोगाद्रो संख्या। ठीक है, अब आपको पता है कि एवोगाद्रो संख्या की वैल्यू होती कितनी है, 6.02 इंटू 10 पावर 23। यहाँ पर 1 ही मोल है तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.02 इंटू 10 पावर 23। यहाँ पर भी 2 मोल है तो 2 इंटू 6.02 इंटू 10 पावर 23। अभी आपको समझा रहे हैं, बस क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल है बस। मतलब आप उसको मोल में व्यक्त कर सको, आप उसको ग्राम में व्यक्त कर सको, और आप उसको अवोगाद्रो के टर्म में भी व्यक्त कर सको, मतलब Na के टर्म में व्यक्त कर सको।
तो इस रिएक्शन की सारी चीज़ें आपने क्या कर दी, ओपन कर दी, सबके सामने लाके प्रस्तुत कर दी। तो यही जो रिएक्शन का प्रस्तुतिकरण होता है, इसी को नाम दिया जाता है रस समीकरण मिति, स्टोइचियोमेट्री। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब आइए देखते हैं इससे और किसी दूसरे एग्जाम्पल को। हम आइए देखते हैं कैसे हमारा और कोई दूसरा एग्जाम्पल होगा। अब आपके सामने जो रिएक्शन हम लिखेंगे वो आपको पता है पहले से ही। तो हम लिखते हैं मीथेन गैस का दहन। क्या लिखते हैं बच्चा? मीथेन गैस का दहन, बर्निंग ऑफ मीथेन गैस, या नेचुरल गैस भी कह सकते हो, प्राकृतिक गैस है आपकी। अब मीथेन गैस का जब दहन होता है तो आप देखो कैसे करोगे। मीथेन गैस का दहन मतलब मीथेन गैस होती है क्या, आपका फार्मूला पता होगा, CH4। CH4 का मतलब कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस। अब कोई भी चीज जब आप जलाते हो तो उसको जलाने में हमेशा आवश्यकता किसकी पड़ती है? ऑक्सीजन की। मतलब जब तक ऑक्सीजन गैस कहीं भी जलने में सहायता नहीं करेगी वो चीज जलेगी नहीं। तो इसको जलाओगे तो किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन गैस की। अब कोई चीज जब जलती है तो जलने के बाद में कौन से रूप में टूटती है? कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस थोड़ी सी वहां पर नमी, यानी आपका क्या बनेगा? पानी। अब इस रिएक्शन को भी क्या करना पड़ेगा? पहले करना पड़ेगा बच्चा बैलेंस। तो पहले बैलेंस करवाओ। देखो कार्बन की संख्या 1 है, यहाँ भी 1 है, हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर 2 है, तो इसको बराबर करो आप 2। तो यहाँ कितना लगाओगे आप? 2। अब 2 जैसे लगाया आपने तो 2 टू ज़ा कितना हो जाएगा? ये 4। 2 टू ज़ा ये कितना हो जाएगा? 4। और यही सेम 2 का मल्टीप्लिकेशन कहाँ हो जाएगा? आपके ऑक्सीजन में भी। तो 2 टू ज़ा 4, ऑक्सीजन भी कितनी हो गई? 2। यहाँ भी ऑक्सीजन कितनी है आपकी? 2। यहाँ कितना है? 4, कार्बन 1, हो गया काम। अब देखो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन यहाँ तो मिल गई, बट देखो 2 यहाँ भी है, तो 2 2 कितना हो जाएगा? 4। अब आपको यहाँ ऑक्सीजन फिर से क्या करनी पड़ेगी? 4। तो 4 करने के लिए कितने से गुणा करोगे? 2 से। तो 2 दूनी 4। ठीक। अब ये रिएक्शन हमारी क्या हो गई बच्चा? बैलेंस। अब इस रिएक्शन को आइए थोड़ा सा देखते हैं कैसे कैसे क्या चीजें हैं। पहले मोल के रूप में लिखते हैं। अब ये हमारा 1 मोल, आगे कुछ नहीं तो 1 मोल, तो मतलब ये कितना है हमारा? 1 मोल। यहाँ पर आगे आपका 2 है, तो ये कितनी है आपके पास? 2 मोल। यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये भी कितना है आपका? 1 मोल। यहाँ पर आपका कितना है? 2 मोल। तो ये सारी चीजें आपकी क्या हुई बच्चा? आ गई। मतलब अगर 1 मोल मीथेन को 2 मोल ऑक्सीजन के साथ आप जलाओगे तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल क्या बनेगा आपका? वाटर। ऐसे भी कह सकते हो कि जब हम मीथेन गैस का दहन करते हैं तो 2 मोल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 1 मोल क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। या 2 मोल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बनता है? 2 मोल पानी। ऐसे आप बता सकते हो। अब इसी को ग्राम में व्यक्त करना हो तब कितना हो जाएगा ग्राम आपका? देखो कार्बन का होता है 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा आपका? ये 16। मतलब CH4 कितना लगेगा आपका? 16 ग्राम। ऑक्सीजन कितना लगेगा? 16 दूना 32, 32 दूना 64 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड 12, 12 और इसका 16 दूना 32, 32 और 12 44 ग्राम। पानी, पानी का होता है 18, 2 पानी है, 18 दूना 36 ग्राम। अब देखो दोनों तरफ आपका सेम आ रहा होगा। 6 4 10, 0 4 3 7 और 1 8, 80 ये, 64 और 16 80 ये, मतलब दोनों तरफ क्या होगा? बराबर। अब इसी को आप एवोगाद्रो संख्या के रूप में लिखो। तो 1 मोल है तो 1 इंटू एवोगाद्रो नंबर, मतलब वही आ जाएगा। 2 मोल है 2 इंटू एवोगाद्रो नंबर, ये हो जाएगा। यहाँ भी 1 इंटू एवोगाद्रो नंबर, ये हो जाएगा। 2 इंटू एवोगाद्रो नंबर, ऐसे आप इसको निकाल सकते हो। जहां पर एवोगाद्रो संख्या की वैल्यू कितनी आपको रखनी है? 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है। तो क्वेश्चन से आप कहीं कहीं पूछ सकता है कि आप इस टर्म में लिखो या ग्राम में बताओ या मोल में बताओ, तो आप ऐसे ही किसी रिएक्शन को क्या करोगे बेटा? लगाओगे। अब आइए इस पर बेस्ड करते हैं कुछ हम क्या क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चंस करते हैं और फिर
इस क्लास को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने हम क्वेश्चंस की तरफ। अब देखो बच्चा, इस पर आधारित पहला हमारा सवाल जो दिया गया है, देखो आप क्या कह रहा है। कह रहा है कि जब 12.35 ग्राम जब 12.35 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को गर्म करते हैं, मतलब आपको कॉपर कार्बोनेट दिया गया है इतना ग्राम, उसको गर्म करना है। तो गर्म करने के बाद कुछ ना कुछ बन रहा होगा। अब वहां पर जो बन रहा है वहां पर कॉपर कितना प्राप्त होगा, आपको बताना है कितने ग्राम कॉपर प्राप्त होगा। तो सबसे पहली चीज, आपको इस स्टोइचियोमेट्री के रसमीकरण मिति के कोई भी सवाल लगाने के लिए आपको सबसे पहली चीज रिएक्शन आनी चाहिए। तो रिएक्शन आपको सीखनी पड़ेगी। कॉपर कार्बोनेट गर्म करना है। अब कॉपर कार्बोनेट फॉर्मूला लिखा ही है आपके सामने, तो क्या हो जाता है फॉर्मूला, CuCO3। तो कॉपर कार्बोनेट, अब इसको आप जब हीट करोगे, गर्म करने का सिंबल ये होता है, आपको पहले से पता है। तो जब आप इसको गर्म करते हो तो बनती क्या चीज है, तो यहाँ पर बनता है कॉपर ऑक्साइड और साथ में निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या बनेगा, कॉपर कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड और साथ में बनता है CO2 गैस। अब यहाँ पर देखो सारी चीजें बैलेंस हैं। कॉपर कॉपर बराबर है, कार्बन कार्बन बराबर है, ऑक्सीजन 3 है, एक यहाँ है 2 यहाँ है, तो 3 है। मतलब रिएक्शन पहले से ही क्या है बच्चा, बैलेंस है। अब रिएक्शन पहले से बैलेंस है तो क्या करोगे आप, सीधे आओ क्वेश्चन को देख करके चलते हैं और करते हैं। पहले अपने मन से जिस तरह से हम लोग इक्वेशन बनाते थे आप लोग बना के एक बार ट्राई करो। अब यहाँ आगे कुछ नहीं लिखा है, तो अगर मोल में देखा जाए तो मतलब 1 मोल है, यहाँ भी 1 मोल बन रहा है क्या, आपका कॉपर ऑक्साइड, और यहाँ 1 मोल क्या बन रही है बेटा, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। तो मतलब 1 मोल कॉपर कार्बोनेट को गर्म करने पर 1 मोल कॉपर ऑक्साइड और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। पहला तो ये निकाल सकते हो आसानी से। दूसरी चीज, इसी को एवोगाद्रो संख्या में निकालो तो आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका आओ करते हैं वेट, कितने ग्राम बनेगा। तो कॉपर आपका कितना होता है 63.5, कितना होता है कॉपर 63.5, तो इसका हो जाएगा 63.5, कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन 3 है तो 16 दिया 48, मतलब 8 तो 10 3 13 हासिल आएगी एक आपकी, 6 1 7 7 4 11, 11 और 1 12, मतलब 123.5 ग्राम आपका ये कॉपर कार्बोनेट है। 123.5 ग्राम जब कॉपर कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो कॉपर का कितना होता है 63.5, ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा 16। अब इन दोनों को जोड़ के निकाल लो कितना आया है, तो 6 3 9 6 1 7 79.5, मतलब कॉपर ऑक्साइड जो बनेगा वो बनेगा 79.5 ग्राम। फिर बचा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का होता है 12, ये हो जाएगा 32, तो 32 और 12 कितना हो जाएगा आपका 44 ग्राम। ठीक, ये हो जाएगा आपका। तब अगर 123.5 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो 79.5 ग्राम कॉपर का ऑक्साइड बनेगा और 44 ग्राम क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है आप देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 12.35 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को गर्म करें, मतलब उसने कहा कि ये तो आपका नॉर्मली मोलिकुलर वेट हो गया, लेकिन उसने एक शर्त लगाई क्या, कि अगर हम सिर्फ 12.35 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को गर्म करें, मतलब ये वेट हमारा क्या है, फिक्स है, तब आपसे पूछ रहा है कि कितने ग्राम कॉपर यहाँ पर प्राप्त होगा। तो कैसे निकालोगे आप, अब आपके सामने जो मोलिकुलर वेट आया है वो आया है 123.5 ग्राम, इससे बन कितना रहा है कॉपर ऑक्साइड 79.5 ग्राम, और बन क्या रही है कार्बन डाइऑक्साइड कितनी 44 ग्राम। अब यहाँ से आपको लगाना पड़ेगा आपके क्लास 5th या 6th का कौन सा एक एक नियम। एक एक नियम पता है ना, कि जब 10 सेब की कीमत कुछ दी हो तो 1 सेब की कीमत कितनी होगी, ऐसे ऐसे करके हम लोग क्या करते थे बचपन में सवाल लगाते थे। सेम पैटर्न यहाँ फॉलो करना है। अब यहाँ जिस तरीके से पूछा है क्वेश्चन तो कैसे करोगे, अब इतने ग्राम में आपको बताना है कि कितने ग्राम कॉपर हमको प्राप्त होगा। 123.5 में तो फिक्स है,
कि इतना ग्राम कॉपर प्राप्त होगा, बट क्वेश्चन में कह रहा है इतने में कितना मिलेगा। तो आप देखो पहली चीज ऐसे लगाओ, यहां से क्वेश्चन शुरू करो इस ग्राम से जो हमने यहाँ निकाला है। तो 123.5 ग्राम में जो हमको कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है वो मिल रहा है 79.5 ग्राम कॉपर ऑक्साइड। ठीक, अगर इसी में आपसे हम पूछें तो 1 ग्राम में कितना मिलेगा, तो हम लोग सवाल लगाते थे 1 ग्राम में कैसे, जितना आपका हो उतने के बटे ये हो जाएगा। कैसे, जितना आपके पास हो उतने का बटे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। ठीक, तो अगर उतने में इतना मिल रहा था तो एक में मिलेगा कितना, 123.5 ग्राम। अगर 123.5 में इतना ग्राम मिल रहा था तो 1 ग्राम में कितना मिलेगा, इतना बटे इतना ग्राम। अब जो क्वेश्चन पूछा है तो 12.35 ग्राम में हमारा जो मिलेगा वो मिलेगा 79.5 डिवाइडेड बाई 123.5, ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा क्या, जो आपको निकालना है। तो कितना, 12.35। अब आप देखो तो यहाँ से चाहो तो इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल आउट कर सकते हो, तो पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाओ आप तो डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। क्यों ना दिख रहा हो तो थोड़ा सा ऊपर करते हैं। देखो हमने किया क्या यहाँ पर, अब देखो आप लोग 1 ग्राम की वैल्यू हमको मिल गई। अब 1 ग्राम के बाद में हम कितने निकालना है हमको, कह रहा है 12.35 ग्राम में जो हमारा मिलेगा कॉपर वो कितना मिलेगा, 79.5 डिवाइड बाई 123.5 मल्टीप्लिकेशन, जितना पूछा है उतने से गुणा कर दो तो 12.35। अब इस पॉइंट से ये पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट। और यहाँ पर जब ये पॉइंट आप हटाओगे तो डिवाइड बाई आ जाएगा 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 आपका है 2 डिजिट, तो नीचे कितना आएगा 20। अब देखो 1235 से 1235 क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। अब क्या बचेगा आपके पास, तो बचेगा आपके पास 795 डिवाइड बाई 100। अब इससे जब आप ले जाओगे तो जाएगा 7.95 टाइम्स, तो यही आपका हो जाएगा ग्राम कॉपर आंसर। बातें समझ में आई इतनी। कॉपर कार्बोनेट से हमको निकालना था कॉपर के बारे में कितना मिलेगा हमको, तो इतने ग्राम में इतना मिल रहा था। इस कार्बन डाइऑक्साइड की कोई बात थी ही नहीं, सिर्फ किसको निकालना था हमको, कॉपर को। अब यहां से देखो आप, तो 12.35 ग्राम में आपसे पूछ रहा है तो इसमें हमको निकालना था इसकी संख्या। तो इतने में जब इतना बन रहा है तो 1 में कितना बनेगा, इतना डिवाइड बाई इतना, तो 12 में कितना बनेगा, इसी वैल्यू को 12.35 से आप क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन। अब ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ये पॉइंट कटेगा नीचे 100 आएगा, इससे ये कैंसिल आउट, बचेगा 795 बटे 100। जब इससे इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 7.95 ग्राम। यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर। तो ये आपका हो जाएगा क्या, आंसर। ठीक, तो इतने ग्राम आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, कॉपर ऑक्साइड। इसको ऑक्साइड कर लेना, ऑक्साइड ही है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक, तो ये था आपका इस क्वेश्चन मैट्रिक्स से रिलेटेड आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आइए बेटा लगाते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, और ये हमारी इस क्लास का कौन सा क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन। बाकी आप सभी लोग इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस को अपनी तरफ से रिएक्शंस में बना सकते हो और उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है आपका, बहुत आसानी से इसका आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहाँ करना क्या है, देखो कह रहा है कि 36 ग्राम जल आपको बनाना है, मतलब 36 ग्राम जल आपका बनेगा। अब उसमें पूछ रहा है कि H2 के अणुओं की संख्या कितनी होगी, H2 के अणुओं की आवश्यकता कितनी होगी, मतलब आपसे H2 के अणु पूछा है। पहले इसकी रिएक्शन लिखते हैं, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, आपको अभी भी बताया गया। तो क्या होगा रिएक्शन आपका इसका, जब H2 गैस O2 गैस से मिलती है तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है और बनता हमारा क्या है, H2O। अब यहाँ रिएक्शन को बैलेंस करो, H2 है
और यहाँ भी H2 है, O2 है, O1 है, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करोगे आप 2 से गुणा। जब 2 से वहाँ गुणा करोगे तो ये भी आपको 2 से क्या करना पड़ेगा बेटा, गुणा करना पड़ेगा। तो मतलब 2H2O2 मिलेगा तब बनेगा 2H2O। अब यहाँ पर कह रहा है कि 36 ग्राम जल का निर्माण आपका हो रहा है। आप देखते हैं कैसे। तो आपके पास हाइड्रोजन 2 है तो 2, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका टोटल 4 ग्राम। ऑक्सीजन 16 होती है, 2 है तो 16 दूना 32 ग्राम। 2H2O मतलब पानी आपका ये हो जाएगा 36 ग्राम। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि 36 ग्राम जब पानी बनेगा, कितना 36 ग्राम, तो कितने H2 के अणु की आवश्यकता होगी। मतलब आपसे पूछा है अणुओं की संख्या, ग्राम वगैरह कुछ नहीं, अणुओं की संख्या। अब आपको एक चीज पता है कि अणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं हम लोग, तो अवोगाद्रो संख्या से निकालते हैं। तो अवोगाद्रो संख्या क्या होती है, जितना मोल दिया हो उसमें गुणा कर दो 1 मोल से, यानी अवोगाद्रो संख्या से। तो यहाँ 2 मोल है तो 2 इंटू अवोगाद्रो संख्या, 1 इंटू अवोगाद्रो संख्या, 2 इंटू अवोगाद्रो संख्या। अब आपसे पूछा किस चीज का है, H2 का, तो इसी को फाइंड आउट आई कर लेते हैं। तो हो जाएगा 2 इंटू अवोगाद्रो संख्या 6.02 इंटू 10⁻23। जब इसको आप गुणा करोगे तो कितना आएगा 12.04 इंटू 10⁻23। इतना आपको H2 के अणु की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो हम कैसे निकालें इसको, मोल की सहायता से। तो बहुत आसानी से इसको आप क्या कर सकते हो बेटा, फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये थी आज की आपकी ये क्लास, जो कि टोटली बेस्ड किसके ऊपर थी, हमारी स्टोइचियोमेट्री के ऊपर, रस समीकरण मिति के ऊपर। हमने आपको क्या बातें बताई, हमने कहा आपसे कि जो रस समीकरण मिति होती है उसका मतलब कि कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी और उस रासायनिक अभिक्रिया में हमारे अभिकारक और उत्पाद के बीच जो संबंध स्थापित तो होगा कि कितनी मात्रा में ये होगा तो कितनी मात्रा में हमारा दूसरा बनेगा, या कितना हमारा दूसरा बनेगा तो पहले की मात्रा बताओ। इस तरीके के हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया आपके सामने सवाल। अब अणु की संख्या पूछेगा तो आपको एवोगाद्रो संख्या लगानी है, कुछ नहीं पूछ रहा है तो एक एक नियम लगा सकते हो, या किसी एक की संख्या पूछ रहा है तो मॉलिक्यूलर वेट से निकाल सकते हो। हर एक चीज आपके साथ आसानी से इसमें फाइंड आउट हो जाएगी। तो आशा करते हैं कि आपको आज की ये सारी की सारी क्लासें समझ में आई होंगी, और अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो, हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो आपका आज के टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज़ इसको एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कीजिएगा, जिससे कि इसका लाभ वो भी ले सकें। और आपकी जो राय होगी आप उसको अपने इस कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा कि क्लास कैसी लगी। आपके सभी के कमेंट्स को बहुत ही आसानी के साथ, बेसब्री के साथ रीड किया जाता है, और उस कमेंट को पढ़ करके थोड़ा सा हमको मोटिवेशन भी मिलता है, और आपके लिए हम नई नई क्लासें ला करके प्रोवाइड कर पाते हैं। तो आज की क्लास से यहीं तक। अगर हमारे चैनल पर आज पहली बार आप आए हो आदर्श एजुकेशनल टॉनिक के प्लेटफॉर्म पर, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा और एक लाइक दीजिएगा। मिलेंगे आपसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में लेकर के एक कोई अच्छी सी वीडियो किसी और क्लास की, चाहे 10th की, चाहे आपके 11th की, चाहे 12th की। तो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में ऑलवेज व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।